सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज जो होगा वो टॉपिक हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस से स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस? ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द मार्केट प्राइस वेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाइड इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड। दिस इज द पॉइंट एट विच द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इन द मार्केट इंटरेस्ट। समझो चीज। ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? सिंपल, जब मार्केट में आपका क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक होगा, इक्वल होगा, उसी को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस। वंस अगेन, व्हेन योर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है भाई? अभी यहां पे देखो, इस टेबल में देखो, जब प्राइस 100 था, 100 था, ठीक है, जब प्राइस 100 था तो डिमांड क्या था? 5 और क्वांटिटी सप्लाई कितना था? 50। दैट इज नॉट इक्वल, राइट? जब प्राइस 90 था तब क्वांटिटी डिमांड कितना था? 12 और क्वांटिटी सप्लाई कितना था? 41। ये भी इक्वल नहीं है। जब 80 था तब 18 एंड 35 था, इजंट इट? क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। जब प्राइस था 70 तब क्वांटिटी डिमांड 22 था और क्वांटिटी सप्लाइड 28 था। लेकिन जब प्राइस 60 में आया, देखो, जब प्राइस 60 में आया, क्वांटिटी डिमांड 25 में चला गया एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज आल्सो 25। सो एट दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। ओके, एंड दिस प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हिच प्राइस सर? कौन सा प्राइस सर? ये वाला, दिस वन। दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज एक्चुअली दिस प्राइस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? So what is equilibrium price? The equilibrium price is the market price where the quantity of goods supplied, जितना goods supply हुआ, is equal to the quantity of goods demanded. Clear है भाई मेरे? This is the point at which the demand and supply curve in the market interest. Okay, next paragraph. At equilibrium, there is no shortage or surplus unless a determinant of demand or a determinant of supply changes. Okay, unless a determinant of demand or a determinant of supply changes. जब तक यहाँ पे determinant of demand और determinant of supply का मतलब क्या? देखो, at equilibrium there is no shortage or surplus unless, equilibrium point कौन सा है सर? ये 60, 25 और 25। सर यहाँ पे कुछ शॉर्टेज है, सरप्लस है, या फिर शॉर्टेज है? नहीं, कोई भी शॉर्टेज नहीं है, कोई भी सरप्लस नहीं है। तो एमसीक्यू में ना यही आने वाला है। ओके, समझो चीज को, बारीकी से समझो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, उस प्राइस में क्या क्या घटनाएं घटती है। पहला घटना तो ये है कि भाई क्वांटिटी डिमांड जो है और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इक्वल रहेगा, राइट? उसके बाद सेकंड घटना ये है कि सरप्लस जीरो रहेगा, शॉर्टेज भी जीरो रहेगा एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अभी देखो, if a change in the price of good or a service creates a shortage, it means the consumers want to buy a higher quantity than the one offered by the producer. देखो क्या हो गया? जब प्राइस, when a change in price of goods or a service changes creates a shortage, ठीक है, creates a shortage। कब? जब एक प्राइस, देखो ये वाला प्राइस 50 वाला पकड़ दे, ठीक है, जब एक प्राइस है ना, प्राइस, ओके, when a price of good or service creates a shortage, वो शॉर्टेज क्रिएट करता है, ये वाला शॉर्टेज वाला कॉलम है, वो शॉर्टेज क्रिएट करता है। तब हमको समझ जाना चाहिए, क्या समझना चाहिए सर? तब हमको ये समझ जाना चाहिए कि कंज्यूमर जो है ना, वो क्या चाहता है? वो खरीदना चाहता है हायर क्वांटिटी में, हायर क्वांटिटी में। इसीलिए तो शॉर्टेज हो रहा है, इसीलिए तो शॉर्टेज हो रहा है। शॉर्टेज किस लिए होता है? शॉर्टेज किसको कहते हैं? मतलब कम पड़ जा रहा है, क्योंकि कस्टमर जो है वो अधिकतर से अधिकतर they are trying to accumulate more and more goods and services, right? They are trying to access more and more goods and services. तो जब शॉर्टेज क्रिएट होता है तब हमको क्या समझना चाहिए? तीसरा घटना ये है कि जब शॉर्टेज क्रिएट होता है, सर शॉर्टेज होता है तो तब क्या होता है? जब शॉर्टेज क्रिएट होता है ना, तब हमको एक चीज समझना चाहिए कि कस्टमर जो है ना, वो ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीदना चाहते हैं। जो कस्टमर्स है वो ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीदना चाहता है। पेन पेपर लेके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो नोट डाउन करो, मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आने वाला है। जब शॉर्टेज होता है तो क्या होता है? when there is a shortage, that means what? Consumers wants to buy a higher quantity than the one offered to the by the producers.
जो प्रोड्यूसर्स है जितना क्वांटिटी वो लोग ऑफर कर रहे हैं ना, उससे अधिक ज्यादा वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग खरीदना चाहते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्या है, इन दिस केस डिमांड एक्सीड सप्लाई एंड कंज्यूमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। हाँ जी, कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कब कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर शॉर्टेज है या फिर सरप्लस है, कब कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड नहीं है। ऑब्वियसली जब शॉर्टेज रहेगा तभी तो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे ना, तभी तो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। ये पॉइंट अच्छे से पढ़ो। इन दिस केस डिमांड एक्सीड सप्लाई, डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाता है। सप्लाई कितना कर रहे हैं वो लोग, सप्लाई कितना कर रहे हैं 12, लेकिन उनको एक्सेस चाहिए और भी ज्यादा चाहिए। कितना डिमांड, वो सप्लाई कितना कर रहे हैं 22, ओके 22 कर रहे हैं, 22 सप्लाई कर रहे हैं, 22 केजी सप्लाई कर रहे हैं, 22 केजी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनका डिमांड क्या है, डिमांड ये है कि 22 केजी तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस 22 लेंगे, प्लस 12 लेंगे, ओके प्लस 12 जो है वो क्या हो जाता है, शॉर्टेज है, उनके पास है ही नहीं। जो सप्लायर है उनके पास तो है ही नहीं, वो कैसे देंगे, तो उसी वजह से वो शॉर्टेज हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। डिमांड क्या हो जाता है, वो एक्सीड कर जाता है, डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, डिमांड क्या है उनका 22 प्लस 12 है उनका डिमांड, 22 तो है ही, प्लस 12 है मतलब 34, उनका 34 डिमांड है, लेकिन क्वांटिटी कितना सप्लाई किया गया है, क्वांटिटी सप्लाइड बस 22 है, तो शॉर्टेज कितना हो रहा है 12। समझ में आ रहा है। इन कॉन्ट्रैक्ट इफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और ए सर्विस क्रिएट्स अ सरप्लस, समझो, इन कॉन्ट्रास्ट इफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस क्रिएट्स ए सरप्लस, अगर हम लोग प्राइस को चेंज कर दे और वो सरप्लस निकलता है, कैसे सर सरप्लस निकलेगा, हम लोग 60 क्या है, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट, इक्विलिब्रियम प्राइस है ये। इससे अगर हमको कौन सा प्राइस लेना पड़ेगा सरप्लस निकालने के लिए, ये बताओ। ऑब्वियसली 60 से ज्यादा अगर हम लोग ये प्राइस ले रहे हैं, अगर हम लोग 60 से ज्यादा प्राइस ले रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं प्राइस को, उसमें क्या निकल जाता है, सरप्लस निकल जाता है कि नहीं। तब कस्टमर क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। प्राइस अगर ज्यादा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, जहां पे कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड है और सप्लायर जो है वो भी सेटिस्फाइड है। मैं जितना आपको सप्लाई करना चाहता हूं उतना ही आप कंज्यूम करना चाहते हो, उतना ही आप खरीदना चाहते हो, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। लेकिन उससे अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर मैं कम दाम में कम प्राइस कर दूं, तब क्या हो जाता है, रश हो जाएगा। रश कैसे हो जाएगा सर, जैसे कि आपका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। अगर 60 से इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैं कम कर दूं प्राइस, ठीक है, तो आपका डिमांड क्या है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मार्केट में आप कुछ खरीदने जा रहे हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, मार्केट में कुछ आप खरीदने जा रहे हो, चावल खरीदने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, उसका प्राइस कितना है 60 है, ठीक है, 60 है पर केजी, तो आप खरीदोगे, नो प्रॉब्लम खरीदोगे। अचानक आपने जाकर देखा कि प्राइस घट गया, 50 हो गया, तो आप क्या करोगे, थोड़ा ज्यादा ही लेकर जाओगे ना, क्योंकि पता नहीं यार कब प्राइस और बढ़ जाए, इज़न्ट इट। तो जब प्राइस शॉर्टेज होता है, प्राइस कम हो जाता है, प्राइस लेस हो जाता है, तब आप क्या करते हो, थोड़ा डिमांड ज्यादा करते हो ना। आप पकड़ लो, मम्मी ने आपको भेजा 1 केजी लाने के लिए चावल, लेकिन आप क्या करोगे, मम्मी को फिर से जाकर बोलोगे, मम्मी प्राइस गिर चुका है, हम लोग थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, तो 2 केजी या फिर 3 केजी आप ले लोगे। डिमांड क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, जितना सप्लाई कर रहे हैं ना उससे ज्यादा हो जाएगा आपका डिमांड। लेकिन अगर प्राइस, आप जा रहे हो बाजार पे 60 रुपीज पॉकेट में लेकर गए, 1 केजी चावल लाना है, तो 70 जो है उसका प्राइस हो चुका है, 70 उसका प्राइस हो चुका है। तो यार बहुत सारे बंदे जो है ना वो तो खरीद नहीं पाएंगे ना, क्योंकि 60 रुपीज लेकर जा रहा है, ठीक है, 60 रुपीज लेकर जा रहा है। लेकिन आप ये समझो कि आपको मम्मी ने बोला 5 केजी चावल लाने के लिए, 5 केजी चावल लाने के लिए बोला, ठीक है, तो 60 के हिसाब से आपको पैसा दिया, 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से उन्होंने पैसा दिया आपको। लेकिन आप जाकर देखे यार चावल तो 70 हो गया, तो अगर चावल 70 पर केजी हो गया ना, तो आप क्या, मम्मी ने कितना पैसा दिया, 60 रुपीज पर केजी, ठीक है, 60 रुपीज पर केजी, 300 रुपए आपको हाथ में देकर निकाल दिया। तो आपने जाकर दिया, यार प्राइस तो बढ़ चुका है, 70 पर केजी हो चुका है, तो क्या आप 5 केजी ला पाओगे उस पैसे से, 5 केजी लाना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। 50 रुपए का शॉर्टेज हो रहा है, तो आप क्या करोगे,
आप क्या करोगे, थोड़ा कम क्वांटिटी में लेकर आओगे, थोड़ा कम क्वांटिटी में लेकर आ जाओगे। तो अगर आप कम क्वांटिटी में लेकर आ रहे हो ना, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई एक्सेस हो जाएगा, लेकिन डिमांड कम जाएगा। सप्लाई क्या हो जाएगा, देखो डिमांड कितना है 22, ठीक है, और सप्लाई कितना है 28, सरप्लस, सरप्लस मतलब ज्यादा क्या निकला है 6। तो ये बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। प्राइस में चेंज हुआ तो क्या होगा, प्राइस में चेंज हुआ तो क्या होगा, ये सारे चेंजेस आएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है भाई मेरे। देखो इट मीन्स दैट द कंज्यूमर वांट टू बाय लेस। हाँ जी, प्राइस अगर ज्यादा है ना तो कंज्यूमर थोड़ा कम ही खरीद के लाएंगे, क्योंकि इतना पैसा तो लेकर गए ही नहीं मार्केट में, है कि नहीं। प्राइस ज्यादा हो रहा है किसी चीज का तो आप तो वो कम क्वांटिटी में खरीदना स्टार्ट कर दोगे ना, लेकिन प्राइस अगर कम हो रहा है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना स्टार्ट कर दोगे। अगर प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में आप खरीदोगे तो सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई, सप्लाई लेस हो जाएगा। सप्लाई जो है ना वो लेस हो जाएगा, लेकिन जो आपका डिमांड है वो एक्सीड हो जाएगा। मतलब डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम है, लेकिन डिमांड ज्यादा हो रहा है क्योंकि प्राइस कम है। और प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन सप्लाई तो ज्यादा रहेगा। सप्लाई हम ठीक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप तो डिमांड ही नहीं कर रहे। डिमांड करेंगे भी कैसे, क्योंकि प्राइस तो बढ़ चुका है, अपने को डिमांड करना ही नहीं है। Okay, then the one offered by the producers. In this case, supply exceeds demand and producers needs to lower the price of the product or service to avoid excessive inventory. Excessive inventory का मतलब क्या भैया, ज्यादा स्टोरेज ना होने के लिए, ज्यादा स्टोर करके ना रखने के लिए। देखो अगर प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्राइस में बिक रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स मतलब बिका रहे हैं, मतलब वो सेल कर रहे हैं, ज्यादा प्राइस में वो लोग सेल कर रहे हैं चावल, तो पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक तो कम क्वांटिटी में खरीदेंगे, ठीक है। कम क्वांटिटी में जब खरीदेंगे ना चावल, क्योंकि वो वेट करेंगे कि चावल का दाम कब नॉर्मल आ जाए, तो कम क्वांटिटी में वो लोग चावल खरीदेंगे, तो उनका सरप्लस हो जाएगा ना। जो सरप्लस अमाउंट रहेगा उनको तो स्टोर करके रखने पड़ेगा ना। जो एक्सेस रह जाएगा उनके पास, किसके पास सर, प्रोड्यूसर्स के पास, तो वो स्टोर करके रखेंगे ना, तो उसको कहते हैं इन्वेंट्री, स्टोरेज को कहते हैं इन्वेंट्री। तो एक्सेस स्टोरेज ना करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, प्राइस को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेकर आएंगे, 60 पे लेकर आएंगे वो लोग। क्यों सर 60 में क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि यार एक्सेस स्टोर हो रहा है, एक्सेस स्टोरेज हो रहा है, सामान जो है वो खराब हो जाएगा। तो अपने को प्राइस थोड़ा कम करना, इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाना है, जहाँ पे कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है, उनका जो डिमांड है वो भी सेटिस्फाइड डिमांड है, और अपना सप्लाई भी सेटिस्फाइड सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड इक्वल है, उसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है भाई मेरे, एकदम कंसेप्ट एकदम दिमाग में छाप चुका है। अभी नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही भयंकर मतलब इजी वाला टॉपिक है ये, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत बच्चों को देख के मतलब सर चकरा जाता है, लेकिन बहुत इजी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझो। इलास्टिसिटी मतलब क्या है, इलास्टिसिटी मतलब क्या है, इलास्टिक रबर बैंड पता है ना, उसको आप अगर खींचोगे तो वो एक्सटेंड होगा ना, वो एक्सपांड होगा। इलास्टिसिटी मतलब किसी भी चीज को एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिमांड को भी हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको कहते हैं। अभी समझो एक चीज, यहाँ पे प्रोविजन देखने वाले हम लोग आराम से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द responsiveness of the quantity demanded of a commodity to the change in one of the variable on which demand depends। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, इज द रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स करना, समझो, ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ विच डिमांड डिपेंड्स। तो सर यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है ना, वो एक रिस्पॉन्स होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। अगर डिमांड के डिफरेंट फैक्टर्स है, वेरिएबल्स है, डिमांड के वेरिएबल्स मतलब क्या, अगर उन डिमांड के बहुत सारे वेरिएबल्स है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि प्राइस, नेसेसिटी, मैंने बताया था ना आपको, तो प्राइस पकड़ लो चेंज हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर इनकम चेंज हो रहा है, ये सारे क्या है, उनके वेरिएबल्स है, इज़न्ट इट। ये तो मतलब एक दो टॉपिक है, हम लोग पढ़े हैं। देखो इधर पे देखो, कंज्यूमर इनकम, ठीक है, ये क्या है, कंज्यूमर इनकम, जो कंज्यूमर इनकम है, ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, फैशन, ठीक है, प्राइस, ठीक है, ये सब देख रहे हो, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। किस चीज का वेरिएबल सर, डिमांड का वेरिएबल है, डिमांड का वेरिएबल। अगर प्राइस के साथ आप छेड़खानी करोगे ना तो उसका रिस्पॉन्स भी तो कुछ होगा, पब्लिक रिस्पॉन्स भी तो करेंगे। गवर्नमेंट अगर प्राइस इसके साथ छेड़खानी करे, प्राइस के साथ अगर छेड़खानी करे, ज्यादा कर दे, कम कर दे, तो आपका कुछ रिस्पॉन्स रहेगा ना उसके लिए। आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा,
आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, उसी को कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब अगर प्राइस में या फिर किसी भी वेरिएबल में, कुछ भी वेरिएबल डिपेंडेंट है, ठीक है, डिमांड का कोई भी वेरिएबल पकड़ लो, फैशन में ही चेंजेस आ चुका है, फैशन में ही चेंजेस आ चुका है, ठीक है, या फिर कंज्यूमर इनकम में, मेरा जो कंज्यूमर है, मेरा इनकम में थोड़ा बदलाव आ चुका है, तो मेरा डिमांड भी तो हिल जाएगा ना, वो भी तो हिल जाएगा। तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी, मतलब ये बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। इलास्टिक मतलब रबर बैंड, जैसे आप लोग खींच सकते हो वो बढ़ जाता है, या फिर उसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, देखो राइट साइड में देखो, द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड आर डिपेंड ऑन आर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटीज और कंज्यूमर इनकम। ठीक है, एक्सेट्रा, देख रहा है एक्सेट्रा मतलब क्या, और बहुत सारे, तो बहुत सारे तो यहाँ पे मैंने दे ही दिया है। assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या, वेरिएबल्स भी है। ठीक है, ये वेरिएबल्स के भी काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर प्रेफरेंस, फैशन, प्राइस, ये सब समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई मेरे? अभी समझो एक चीज, इन अदर वर्ड्स, और तरीके से अगर सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाऊं मैं, इट इज ए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच द डिमांड डिपेंड्स। सर क्या कह रहे हैं, मुझको समझाने नहीं है ये वाला चीज, क्योंकि बकवास लिखा है यहाँ पे, अपने को सीधा फॉर्मूला में जाना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है, इतना आपको समझ में आ चुका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। क्योंकि कोई भी अगर डिमांड के किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आप लोग छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है, डिमांड के किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आप लोग छेड़खानी कर रहे हो, उसका जो पब्लिक रिस्पॉन्स करेगा ना, पब्लिक जो रिस्पॉन्स करेगा उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स करेगा ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज तो होगा, क्वांटिटी जो डिमांड होगा ना, जो जिस क्वांटिटी में मैं डिमांड करने वाला हूं वो तो चेंज होगा ही, क्योंकि आपने छेड़खानी किया वेरिएबल के साथ, आपने डिमांड के वेरिएबल्स के साथ छेड़खानी किया। ठीक है, चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, डिमांड डिपेंड है प्राइस के ऊपर। मेरा जो डिमांड है ना, मैं जितना चावल आज घर पे लेकर जाऊंगा मेरे फैमिली के लिए, वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। ठीक है, वो एक हो चुका है मेरा डिमांड का वेरिएबल, वो है प्राइस। अगर प्राइस के साथ छेड़खानी करोगे तो मैं ज्यादा भी ले सकता हूँ या फिर कम भी ले सकता हूँ। अगर प्राइस आपने कम कर दिया तो मैं आज फैमिली के लिए ना, घर पे जाने के टाइम पे मैं फैमिली के लिए ज्यादा क्वांटिटी में लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर प्राइस आप लोग हिला दे रहे हो, मतलब उसका प्राइस अगर ज्यादा कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा कम क्वांटिटी में लेकर जाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये हो जाता है इलास्टिसिटी और डिमांड। अभी नीचे एक बार ये वाला पोर्शन, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको समझा दूंगा इसमें, लेकिन ये वाला पोर्शन अभी पढ़ते हैं। डिमांड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अनदर इकोनॉमिक वेरिएबल। A higher demand elasticity for an economic variable means that consumer are more responsive to changes in this variable। ये सब नहीं पढ़ना है भाई, बकवास नहीं पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है? ये वाला चीज पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि PED क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, इतना समझो, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या है सर? प्राइस ये है अपना इंस्टीट्यूट का, ठीक है, ये है मेरा फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला है, ये इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन मेरा फॉर्मूला थोड़ा इजी है समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है इंस्टीट्यूट के फॉर्मूला में क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम ही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम है, सेम है, सेम है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये वाला आप कर सकते हो, या फिर और देखो, चेंज इन क्वांटिटी, देखो चेंज इन क्वांटिटी, इसका ए साइन का मतलब क्या है भाई? ए साइन का मतलब होता है चेंज, ये ऐसे करके ना ट्राइंगल वाला साइन जो होता है, इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी इसके नीचे क्या आएगा, डिवाइड बाय क्वांटिटी इंटू 100, और चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंटू 100। एकदम इजी है फॉर्मूला, एकदम इजी है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे एज पर फॉर्मूला जाने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे हम लोग एज पर फॉर्मूला लिखने वाले कि कैसा होगा ये चीज। ओके, तो सबसे पहला क्या है कि प्राइस, ठीक है, ये सिनेरियो है ABCDENF। ठीक है, ये अलग अलग सिनेरियो है जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है।
ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है, ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्राइस एंड क्वांटिटी है। प्राइस एंड क्वांटिटी सेम ही रहता है क्या हमेशा? नहीं ना, तो अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी है अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग टाइम पे। तो अभी हम लोग ये देखने वाले कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये चीज। हमको क्या निकालना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। अपने को निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो सबसे पहले क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। सबसे पहले क्वांटिटी में देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी। 2 और 4, 2 और 4 में क्या चेंज आया है भाई मेरे? 2 और 4 में कितना चेंज आया है बताओ? कितना आया है? 2, राइट। 2 चेंज आया है, राइट। तो ये हम लोग 2 दे दिए। उसके बाद डिवाइड बाय क्वांटिटी इंटू 100, डिवाइड बाय क्वांटिटी इंटू 100। इनिशियल स्टेज में बताओ, इनिशियल स्टेज में इनिशियल नंबर कितना है? ये हम लोग क्वांटिटी ये वाला लेने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना? 2 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ओके। उसके बाद डिवाइड बाय, उसके बाद इसको डिवाइड करने के बाद क्या होगा? नेक्स्ट क्या है? प्राइस का चेंज इन प्राइस। प्राइस कितना है? 9, और नेक्स्ट क्या है? 8। तो कितना आया चेंजेस प्राइस में? कितना आया चेंजेस प्राइस में? पॉजिटिव चेंज आया या फिर नेगेटिव चेंज आया? पहले ये देखो, पहले प्राइस था 9, उसके बाद क्या हो गया? 8, घट गया, घट गया, प्लस नहीं हुआ, घट गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव चेंज आया। कितना चेंज आया नेगेटिव? कितना चेंज आया नेगेटिव? -1, ठीक है। डिवाइड बाय प्राइस, प्राइस कितना था? इनिशियल प्राइस कितना है? 9, इनिशियल प्राइस कितना है? 9, ठीक है। इंटू कितना होगा? इंटू 100, ओके, इंटू 100। तो ये क्या निकलेगा? इंटू 100 क्या निकलेगा? सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो फटाफट। अपने को क्या निकालना है? पीडी निकालना है, राइट। पीईडी निकालना है, पीईडी निकालो इसका। ये 100 जो है, ये 100 कैंसिल हो चुका है, 2 और 2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 9 और -1 क्या निकलेगा? -9, -9, ये है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर समझ में आ रहा है? पकड़ लो हम लोग, पकड़ लो हम लोग ई और एफ का निकालने वाले, ई और एफ का निकालने वाला है, ओके। ई और एफ का निकालने वाला है, ओके। सबसे पहले क्या है? क्वांटिटी कितना है? 16 और 18। इसमें चेंजेस क्या है? सबसे पहले क्या लिखना है? क्वांटिटी लिखना है या फिर चेंज इन क्वांटिटी लिखना है? चेंज इन क्वांटिटी। चेंजेस कितना है? 16, 17, 18। कितना है? 16, 17, 18, 2, ठीक है, 2, ठीक है, 2। उसके बाद इनिशियल प्राइस कौन सा है? इनिशियल क्वांटिटी कौन सा है? 16 है कि नहीं? इनिशियल क्वांटिटी कितना है? 16 इंटू 100 डिवाइड बाय, अभी प्राइस में आ जाओ। प्राइस में क्या है? चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस 211 में चेंज हुआ प्राइस। अच्छा, बढ़ा है या फिर घटा है? घटा है। कितना घटा है? -1। 2 और 1 में कितना घटा है? -1 घटा है, मतलब एक नंबर घटा है जो कि माइनस में चल रहा है। पहले कितना था? 2 में था, है कि नहीं? तो इसका हो जाएगा 2। इनिशियल प्राइस कितना है? 2 इंटू 100। अब ये सॉल्व करो, ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, सॉल्व करो अच्छे से। सॉल्व करके यहाँ पे जो आंसर निकलेगा ये क्या होगा? पीईडी, राइट। ये क्या निकलेगा? पीईडी। समझ में आ रहा है? ये बस बेसिक कंसेप्ट है, अपने को बेसिक समझना है कि नहीं? तो ये हो चुका है। तो ये फॉर्मूला वाइज सर ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, चांसेस बहुत कम है आने के लिए, लेकिन फिर भी अपने को हर तरीका आजमा के देखना चाहिए कि होता है कि नहीं होता है, क्या होता है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत सारे टाइप्स है सर। कितने टाइप्स है सर? से देखो, सबसे पहला कौन सा टाइप है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो परफेक्ट है हमेशा, ठीक है, इलास्टिसिटी में बहुत परफेक्ट है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, 2 नंबर। 3 नंबर क्या है? नीचे देखो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उसके बाद क्या है? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और लास्ट कितना है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सब हम लोग समझने वाले। सर कितना टफ है, कितना इजी है? भयंकर इजी है, भयंकर इजी है। आओ समझो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में समझो एक चीज, देखो इसमें क्या होता है ना कि ये डायग्राम देखो, डायग्राम बाद में, सबसे पहले यहाँ पे आओ। When a small change in price of a product causes a major change in its demand, it is said to be perfectly elastic demand, ठीक है।
जब थोड़ा स्मॉल सा अगर चेंज ना, अगर स्मॉल सा अगर चेंज हो जाए किस चीज में, प्राइस में, ठीक है, स्मॉल सा अगर चेंज हो जाए प्राइस में और उसका भयंकर इफेक्ट हो जाए डिमांड में, डिमांड में बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाए, बहुत बड़ा चेंज आ जाए, मेजर चेंज आ जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, समझो एक चीज, यहां पर देखो मैंने बॉक्स में लिखा है स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन फॉल इन डिमांड टू जीरो, और एक क्या है, अ स्मॉल फॉल इन प्राइस कॉज इंक्रीज इन डिमांड टू इंफिनिटी। समझो चीज, प्राइस है ये क्या है, प्राइस है, ठीक है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा राइज हो रहा है, थोड़ा ज्यादा नहीं, वन था पकड़ लो, वन था वो टू हो रहा है, ठीक है, प्राइस वन था वो टू हो रहा है, तो डिमांड क्या हो जाएगा इस प्रकार में, डिमांड क्या हो जाएगा, पकड़, पता है डिमांड अगर वन है ना तो बेटा डिमांड जीरो हो जाएगा, डिमांड वन है जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा चेंज अगर प्राइस में थोड़ा सा राइज हुआ ना, अप गया प्राइस, तो रिजल्ट फॉल इन डिमांड टू जीरो, डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा डिमांड में। समझ में आ रहा है, डिमांड में क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। और देखो अ स्मॉल फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस जो है, अगर प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है, वो फॉल कर रहा है, थोड़ा फॉल कर रहा है, थोड़ा फॉल कर रहा है, पहले टू था अभी वन हो रहा है, पहले टू था अभी वन हो रहा है, तो डिमांड क्या होगा पता है, डिमांड इन्फिनिट हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा इन्फिनिट। डिमांड इन्फिनिट कैसे होगा, डिमांड पहले कितना था, डिमांड पहले वन था, अभी ये वन से लेकर इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब इसका कोई भी मतलब इसका जो अमाउंट नहीं है, कितना अमाउंट वो जा सकता है, समझ में आ रहा है, वो इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट। ठीक है, ये इन्फिनिट का सिंबल है, वो इन्फिनिट जाएगा। फिर से समझो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, वन से प्राइस जा रहा है टू तक, वन से प्राइस जा रहा है टू तक, तो डिमांड क्या होगा पता है, डिमांड क्या होगा पता है, डिमांड जो है ना वन से सीधा जीरो चला जाएगा, अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ रहा है, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। और अगर थोड़ा सा फॉल हो रहा है, थोड़ा सा अगर फॉल हो रहा है, थोड़ा सा अगर फॉल हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा पता है, थोड़ा सा फॉल हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगा, टू से लेके वन हो रहा है, प्राइस थोड़ा सा घट चुका है, डिमांड बेटा इन्फिनिट लेवल तक चला जाएगा, बहुत ज्यादा डिमांड आने लग जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें एक चीज याद रखना कि इसका जो फॉर्मूला है ईडी इक्वल्स टू इंफिनिट। ठीक है, ईडी इक्वल्स टू इंफिनिट, समझ में आ रहा है, ईडी इक्वल्स टू इंफिनिट। पढ़ना क्या है सर, ये दोनों जो है ये दोनों समझ के रख देना है। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट है ये आराम से समझ के रख देना है और कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है, सीधा कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है। व्हेन ए स्मॉल चेंज इन प्राइस, देखो मैं फिर से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, व्हेन ए स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉजेज अ मेजर चेंज इन इट्स डिमांड, थोड़ा सा चेंज प्रोडक्ट पे ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा चेंज प्रोडक्ट के ऊपर बहुत मेजर चेंज ला रहा है, किसकी चीज के ऊपर, डिमांड के ऊपर, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आ रहा है, in perfectly elastic demand a small rise in price results in fall in demand to zero, while a small fall in price cause increase in demand to infinity. In such a case the demand is perfectly elastic. समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई मेरे, perfectly elastic demand समझ आ चुका है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए हम लोग perfectly inelastic demand, समझो perfectly inelastic demand क्या लिखा है यहाँ पे, no change produced in the demand of a product with change its price। प्राइस अगर घट भी रहा है या फिर बढ़ भी रहा है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता डिमांड के ऊपर, डिमांड जो है ना वो एकदम स्टेबल रहेगा, डिमांड जो है वो एकदम स्टेबल रहेगा। डायग्राम पे देखो, ठीक है, प्राइस क्या, प्राइस वन है, प्राइस वन से लेके प्राइस टू तक चला गया, ठीक है, प्राइस टू से लेके प्राइस थ्री तक चला गया, लेकिन डिमांड देखो, डिमांड एकदम इक्वल है, डिमांड राइज नहीं हुआ, इसका जो कर्व है ना, इसका जो ये जो लाइन है इसको कर्व कहते हैं हम लोग, इसका जो कर्व है ना वो कर्व हुआ ही नहीं, वो इंक्रीज हुआ ही नहीं, वो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हो रहा है सर, क्योंकि इसमें जो डिमांड है वो एकदम स्टेबल रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। P1 में जितना डिमांड था उतना ही डिमांड आएगा प्राइस 2 में और उतना ही डिमांड आएगा प्राइस 3 में। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दे दूं मैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि है सॉल्ट, नमक, नमक का दाम अगर भैया बहुत बढ़ भी जाए ना, ठीक है, नमक अगर 20 रुपए से 21 हो जाए या फिर 22 हो जाए या फिर 25 हो जाए या फिर 30 हो जाए या फिर 40 हो जाए, बेटा
उसका कंजम्पशन में कोई फर्क आने वाला है क्या? नमक ला के स्टोर करके रख देंगे? नहीं करेंगे ये सब चीज, ठीक है। तो डिमांड जो है ना वो एकदम इक्वल रहता है, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन देयर इज नो चेंज, भैया कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूस इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस में अगर थोड़ा भी छेड़खानी कर रहे हैं ना हम, तो डिमांड में भैया कोई चेंजेस नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर है भाई मेरे? नेक्स्ट देखो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, नीचे देखो, proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in price of the product। देखो इसका प्रोपोर्शन के हिसाब से जाता है। ये क्या है लेफ्ट वाला? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? नीचे वाला ये एक्स एक्सिस है। भी समझो एक चीज, ये प्राइस वाला एक्सिस है, राइट? वाई एक्सिस इज द प्राइस एक्सिस, ओके, एंड एक्सिस इज द क्वांटिटी एक्सिस। तो प्राइस जब 50 था ना भैया, उसके बाद प्राइस जो 60 हो चुका है, 50 से 60 हो चुका है, when the price was 50 and when the price rise to 60, ठीक है, you see the change in demand, the change in demand is huge, it is not proportionate। ये जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा है ना, उस प्रोपोर्शन में डिमांड नहीं बढ़ा है। जितना प्रोपोर्शन में प्राइस बढ़ा है, डिमांड उससे बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ चुका है। तो द प्रोपोर्शन चेंज, सुनो अच्छे से सुनो, द प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड, ये जो डिमांड का जो प्रोपोर्शन है, देखो कितना ज्यादा प्रोपोर्शन है, ठीक है, कितना ज्यादा चेंज हुआ है, 50 से लेके 100 चला चुका है, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शन देखो कितना छोटा है, समझ में आ रहा है ना? तो द प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस, देन द प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस। समझ में आ रहा है? जितना चेंजेस डिमांड में है ना, चेंज प्रोपोर्शन में, वो ज्यादा है इन इक्वल टू दी प्राइस। अगर प्राइस के साथ आप कंपेयर करोगे ना, तो डिमांड का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ चुका है प्राइस के हिसाब से। प्राइस थोड़ा प्रोपोर्शन में बढ़ा तो डिमांड जो है उसके प्रोपोर्शन बहुत ही अधिक तरीके से बढ़ जाएगा, बहुत ही एक्सेस तरीके से बढ़ जाएगा। व्हेन दी प्राइस इंक्रीजेस, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ प्राइस इंक्रीज टू अ मिनिमल लेवल, थोड़ा लेवल के लिए अगर वो इंक्रीज हुआ ना, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ प्राइस इंक्रीज, ओके, द डिमांड इंक्रीजेस एट अ हायर प्रोपोर्शन। समझो एक चीज, प्रोपोर्शनेट चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, देखो यहाँ पे relatively elastic demand refers to the demand when the proportionate change produced in demand is greater। समझो proportionate, फिर से देखो अच्छे से, proportionate change produced in demand, डिमांड में जो चेंज आया है ना वो बहुत ग्रेटर है, अधिक है, is greater than the proportionate change in price of a product। okay, the numerical value of the relatively elastic demand ranges between 1 to infinity। ठीक है, तो ed जो है ना वो हम लोग हमेशा ग्रेटर देन 1 रखेंगे। ed जो है वो हम लोग हमेशा ग्रेटर देन 1 रखेंगे, ये इसका साइन है। ed ग्रेटर देन 1 का साइन क्या है? कौन सा साइन है? ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का है। और ed इक्वल्स टू 0 जो है, मतलब इलास्टिक डिमांड, मतलब जो डिमांड है ना वो चेंज ही नहीं हुआ भैया, देखो एकदम सेम प्रोपोर्शन में, एकदम सेम प्रोपोर्शन में। तो ed इक्वल्स टू 0, ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और ये क्या है? ed इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ed जो है, डिमांड जो है वो ग्रेटर है किस चीज से? प्राइस से। समझ में आ रहा है? इज ग्रेटर देन 1। 1 क्या है? प्राइस का चेंज। अगर चेंज हो रहा है प्राइस में, 0 से 1 जा रहा है, अगर 0 से 1 जा रहा है ना प्राइस, तो ed जो है ना वो और अधिक तरीके से बढ़ जाएगा। किस चीज के लिए सर? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के लिए। तो समझो एक चीज, एमसीक्यू में क्या आएगा? एमसीक्यू में यही आएगा कि रिलेटिव इलास्टिक डिमांड का साइन कौन सा है भैया, तो आपको ये क्लिक करना है। समझ में आ रहा है ना चीज? ओके, और यहाँ पे ed इक्वल टू 0 क्यों है? ed इक्वल टू 0 क्यों है? इसका साइन ऐसा है ही क्यों? क्योंकि जो डिमांड है ना भाई वो चेंज नहीं हुआ, देखो वो 0 के 0 ही रहा है, ठीक है, वो बढ़ा नहीं है, वो अधिक तरीके से बढ़ा नहीं है, वो एकदम सेम है। क्लियर है भाई मेरे? नेक्स्ट देखिए, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ये क्या हो चुका है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और ये क्या है? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर देखो अच्छे से, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है, इस चीज का उल्टा है, हमेशा याद रखना। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड से उल्टा है। सर कैसे उल्टा है? देखो यहाँ पे ईपी नहीं होगा, यहाँ पे ईडी होगा, ठीक है। ये साइन आप ईपी भी लिख सकते हो या फिर ईडी भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये साइन जो है, यहाँ पे ईडी लिखना है,
क्या लिखना है, ईडी, ओके, ई डी, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ईडी इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 इस चीज में। तो यहाँ पे जो ई पी है ना, ये ई पी भी आ सकता है, समझो चीज, इसका साइन जो है ये ई पी भी आ सकता है, समझे, ये ई पी भी हो सकता है, ई पी, ओके, प्राइस, ठीक है, ई पी भी हो सकता है, ओके, समझ में आ रहा है ना, और ये ई डी भी हो सकता है। तो अगर ई डी आए एग्जाम में पकड़ लो, नॉर्मली जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है भाई, मैं आपको बताऊँ एक चीज, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, वहां पे हम लोग यूनिवर्सल मतलब देश के हर कोने में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो पूरा यूनिवर्सल फॉर्मूला अगर हम लोग अपनाए वो है ई डी, समझ में आ रहा है। लेकिन आपके एग्जाम में ई पी भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो साइन है ना वो चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये समझो चीज, ईपी ईडी के जगह ईपी भी हो सकता है या फिर ईडी भी हो सकता है, ऐसे ईडी भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो समझो एक चीज, ईडी इज स्मॉलर देन 1, कैसे सर स्मॉलर देन 1, अगर ये इनइलास्टिक है, अगर ये इलास्टिक है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, अगर ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है, अगर डिमांड ज्यादा हो सकता है प्राइस के हिसाब से, तो इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगा डिमांड के हिसाब से, प्राइस जो है वो ज्यादा होगा डिमांड के हिसाब से, मतलब डिमांड ईडी जो है वो कम होगा ना, ईडी जो है वो स्मॉलर होगा, स्मॉल, ये साइन आता है ना यार, ये स्मॉलर साइन है, इस तरफ है तो ये स्मॉलर है, इस तरफ है तो ग्रेटर है, स्मॉलर देन 1 है। कैसे है सर, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, देखो इसका जो चेंज है, परसेंटेज चेंज है, देखो कितना है, 40% का चेंज आया है यहाँ पे, ठीक है, इस प्राइस में। लेकिन डिमांड में कितना चेंज आया, -10% का चेंज आया, बस 10% का चेंज आया, समझ में आ रहा है ना। तो प्राइस में जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर थोड़ा एक नंबर देखो, अगर थोड़ा भी चेंजेस हो रहा है प्राइस में ना, तो उससे कम ही चेंज होगा डिमांड में, ठीक है, डिमांड का जो चेंज है वो कम होगा, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला का देखो, थ्योरी देखो, परसेंटेज चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड is less than the percentage change in the price of the product, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से लेस है परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। क्लियर है भाई मेरे, इजी है, अपने को ये प्रोविजन पढ़ना है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन द परसेंटेज चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, okay, this should be clear. Relatively inelastic demand is one when the percentage change produced in demand is actually less than the percentage change in the price of a product, okay. Now let me tell you for example, यहाँ पर example है, इसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है कि if the price of a product increases by 30%, अगर 30% से इंक्रीज हो रहा है ना भैया, क्या इंक्रीज हो रहा है, प्राइस अगर 30% से इंक्रीज हो रहा है and the demand for the product डिक्रीजेस ओनली बाय 10%, तो उसका जो डिमांड है ना वो बस 10% से डिक्रीज होगा, -10% से डिक्रीज होगा, समझ में आ रहा है ना। डिक्रीज हुआ मतलब माइनस ना भाई मेरे, यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है सर, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है ना, वो ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, वो डिक्रीज जो हो रहा है डिमांड वो -10% से होगा, डिक्रीजेस ओनली बाय 10%, देन द डिमांड वुड बी कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। इसका साइन क्या है, ईडी इज स्मॉलर देन 1, ईडी इज स्मॉलर देन 1, ठीक है, ईडी इज स्मॉलर देन 1, समझ में आ रहा है, या फिर ईपी भी लिख सकता है, ओके। क्लियर है भाई मेरे। लास्ट देखो, लास्ट ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये एकदम लास्ट है। इसमें भाई कोई भी मतलब डिमांड या प्राइस है ना वो ज्यादा या कम नहीं होता, इसमें क्या होता है ना, प्राइस और डिमांड जो है ना वो इक्वल रहते हैं, वो सेम रहते हैं, ठीक है। प्राइस में जितना चेंज हुआ उतना ही चेंज होगा डिमांड में, प्राइस में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज होगा डिमांड में, प्राइस में जितना ही चेंज होगा उतना ही चेंज होगा डिमांड में। Proportionate change in demand produce the same change in the price of the product, ठीक है, समझ में आ रहा है। डायग्राम देखो इसका प्रोपोर्शन देखो कितना चेंज हुआ है और इसका प्रोपोर्शन देखो कितना चेंज हुआ है, सेम है ना। तो समझो चीज, ये पढ़ना है, ठीक है। When the proportionate change in demand produces the same change in the price of the product, the demand is referred to as unitary elastic demand, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड EP equals to 1, EP equals to 1 या फिर ED equals to 1, मैं फिर से बता रहा हूँ, EP equals to 1 या फिर ED equals to 1, ठीक है। हम लोग इसको ED लिख सकते हैं, ED
इक्वल्स टू 1 या फिर EP इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है ना सर? आपको समझ में आ रहा है ना सर? बताओ, फटाफट बताओ। फिर से रिवाइज करना है एक बार, फिर से रिवाइज करना है एक बार। हाँ जी सर, एक बार रिवीजन करना है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? अगर प्राइस जो है वो थोड़ा सा भी बढ़ रहा है ना, अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ रहा है ना, तो डिमांड जो है ना भैया, डिमांड जो है ना वो गिर जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। अगर प्राइस 1 के हिसाब से बढ़ रहा है तो डिमांड एकदम जीरो हो जाएगा। और प्राइस अगर गिर रहा है 1 के हिसाब से, अगर गिर भी रहा है प्राइस, तो डिमांड क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। डिमांड क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। ये इन्फिनिट का साइन है, आपको आता है कि नहीं? ये वाला, ठीक है, इन्फिनिट का साइन है, इन्फिनिट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में समझ में आ चुका है ये चीज। और देखो नेक्स्ट क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या है भैया? ये बेटा कोई भी प्राइस में चेंज हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इसका फॉर्मूला क्या है? ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? और इसमें इसका फॉर्मूला क्या है? ED इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिमांड जीरो होगा। अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज हो रहा है ना, प्राइस में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ रहा है ना, प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो रहा है, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड एकदम सही रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा डिमांड, ठीक है। डिमांड देखो एकदम इक्वल है, प्राइस जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिमांड एकदम इक्वल है। समझ में आ रहा है ना? तो ED इक्वल्स टू 0, ओके। ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या है? प्रोपोर्शनेट आ जाएगा यहाँ पे। जब रिलेटिवली का बात आएगा ना, तब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट आ जाएगा। प्रोपोर्शनेट में क्या होगा? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, समझो, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस जो है इज ऑलवेज लेस देन दी चेंज इन डिमांड। मतलब क्या है सर? इसका उल्टा क्या है सर? इसका उल्टा यही है कि प्रोपोर्शनेट चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड में जो चेंज है ना, प्रोपोर्शनेट, जिस हिसाब से डिमांड चेंज हो रहा है ना, वो ज्यादा है इन इक्वल टू दी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसमें क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ED इक्वल्स टू नहीं होगा, ED इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ED इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और फिर से रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या हो जाएगा? इलास्टिक डिमांड का उल्टा एकदम इनइलास्टिक डिमांड में क्या हो जाएगा सर? इसमें जो डिमांड है ना वो छोटा, डिमांड का जो प्रोपोर्शनेट चेंज है ना वो छोटा है। देखो डिमांड का जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो छोटा है और प्राइस का जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो बड़ा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ED डिमांड, ED मतलब डिमांड, ठीक है, इज स्मॉलर देन 1, ED मतलब डिमांड स्मॉलर देन 1, ठीक है, ED स्मॉलर देन 1। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ओके, क्लियर है? तो परसेंटेज चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या है भैया? फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम है। जितना प्रोपोर्शनेट में चेंज होगा ना, यूनिटरी एकदम इजी है, ये सबसे ज्यादा इजी है। जितना प्रोपोर्शनेट में आपका प्राइस चेंज होगा उतना ही प्रोपोर्शनेट में, उतना ही क्वांटिटी में आपका डिमांड रहेगा, उतना ही प्रोपोर्शनेट में आपका क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज होगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर है भाई मेरे? तो ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आज कौन सा टॉपिक हुआ है? इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग ये वाला सॉल्व कर चुके हैं। ये होमवर्क है बेटा, अपने को करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या निकला है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म कर चुके हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो ये अच्छे से पढ़ना है, ये कंसेप्ट जो है अच्छे से पढ़ लेना है। ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो खत्म हो जाएगा, ओके ना। तो आज के लिए इतना तक ही मेरे भाई बंधु, घर पे रहो अच्छे से हमेशा, ठीक है, बाहर नहीं निकलना, एकदम घर पे बैठा रहना और पढ़ाई करना है भाई मेरी, पढ़ाई करना है। एग्जाम ज्यादा टाइम नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। और मैं भी हूँ आपके लिए, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, समझे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, जो भी है सबको समझ में आ जाएगा रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है क्या चीज, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।